तो भारतीय सेना के शौर्य और साहस के बाद अब सियासी शनिवार की बात, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज काफी एक्टिव रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य भारत के मध्य प्रदेश में थे, राहुल गांधी दक्षिण भारत में केरल के वायनाड में। वैसे पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश दौरे से पहले पश्चिम बंगाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्षेत्रीय पंचायत परिषद को संबोधित किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज पश्चिम बंगाल में हैं। 3 दिनों तक वो बंगाल में ही मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर आज जब आप भारत का मैप देखेंगे तो इसमें आपको हमारे नेता पैन इंडिया पॉलिटिकल एक्टिव नजर आएंगे। नेताओं की इसी सक्रियता पर हमने आज सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिसमें इन नेताओं के उन दौरों का महत्व आप समझ पाएंगे। सत्ता की कुंजी की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश दौरे से। पिछले 11 महीने में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 7वां दौरा था। पीएम मोदी ने यहां संत रविदास स्मारक स्थल का भूमि पूजन किया। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे संत रविदास मंदिर के सामाजिक और राजनीतिक मायने भी हैं। दरअसल बीजेपी ने संत रविदास के मंदिर के लिए राज्य के 5 अलग अलग हिस्सों से संत रविदास समरसता यात्रा शुरू की थी, जो आज खत्म हो गई। इसी खास मौके पर पीएम मोदी सागर पहुंचे और उन्होंने संत रविदास के मंदिर की आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि रविदास जी ने मुगलों के समय में ही कहा था कि पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। जो पराधीनता को स्वीकार कर लेता है, जो लड़ता नहीं है, उससे कोई प्रेम नहीं करता। पीएम मोदी ने सागर की सभा में यह भी कहा कि आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों ने राष्ट्र के विकास में भूमिका निभाई है। बाबा साहब से जुड़े स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम मोदी ने सागर में और क्या क्या कहा, उस पर एक छोटी सी रील देखिए, फिर हम आपको सागर के कार्यक्रम की राजनीतिक डिटेल भी समझाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। जात पात के फेर मही उर्जी रही सब लोग। जो लड़ता नहीं है, उससे कोई प्रेम नहीं करता। इन बुराइयों को दूर करने वाला समय समय पर कोई महापुरुष, कोई संत, कोई औलिया इसी समाज से निकलता रहा है। इसी भावना को लेकर आज देश गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के संकल्प पर आगे बढ़ रहा है। कि 100 साल बाद इतनी बड़ी आपदा आई है, समाज का ये तबका कैसे रह पाएगा। लेकिन तब मैंने ये तय किया, मैं मेरे गरीब भाई बहन को खाली पेट सोने नहीं दूंगा। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। उन्होंने गरीबों को पीने का पानी पहुंचाने की जरूरत भी नहीं समझी। ये काम भी जल जीवन मिशन के जरिए हमारी सरकार जोरों पर कर रही है। बीमारी को लेकर के बिल चुकाना है तो ये आपका बेटा कर देता है। हमारे इन प्रयासों की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। तो मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ऐसा दावा करते हैं कि दलित संत रविदास के अनुयायी हार और जीत तय करने की क्षमता रखते हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट हैं। राज्य में 16 से 17% आबादी अनुसूचित जाति की आबादी है। 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी इन्हीं 35 सीटों को टारगेट कर रही है, जिसके लिए संत रविदास
समरसता यात्रा को निकाला गया है। इस यात्रा के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदेश के 20,000 से ज्यादा गांवों से मिट्टी और 313 नदियों से जल लेकर मध्य प्रदेश के सागर पहुंचे। इनका इस्तेमाल मंदिर निर्माण में होगा। यह यात्रा राज्य के 45 जिलों से होकर गुजरी। बीजेपी का दावा है कि जिन 5 रूट से ये यात्राएं गुजरी वहां 352 जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लगभग 25 लाख लोग इस दौरान उनसे जुड़े हैं। बीजेपी विधानसभा चुनाव में इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। वैसे 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 35 सीटों में से 18 हासिल हुई थी, यानी करीब करीब 50% सीट बीजेपी को मिली थी। इस बार बीजेपी अपना स्कोर कार्ड बेहतर करना चाहती है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और आदिवासी समुदाय का वोटिंग पैटर्न करीब करीब एक जैसा रहता है। राज्य की 230 सीटों में से 47 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। अगर अनुसूचित जाति की 35 और आदिवासी समुदाय की 47 सीटें इनको जोड़ दें तो आंकड़ा 82 का हो जाता है। मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि जिसने इन सीटों में बहुमत पा लिया, जिसने दलित आदिवासी समुदाय को लुभा लिया, समझो उसने सत्ता का टिकट पा लिया। इसी कोशिश में संत रविदास को केंद्र में रखकर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसे भव्य बनाने की कोशिश भी हुई। पीएम मोदी का इस कार्यक्रम में पहुंचना यह बताता है कि पूरी बीजेपी इसे लेकर कितनी सीरियस है। बीजेपी का गणित यह है कि पीएम मोदी की मौजूदगी से पार्टी के जमीनी प्लान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। वैसे आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जिस सागर जिले में संत रविदास मंदिर की नींव रखी है वो जिला मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का मुख्यालय माना जाता है। बीजेपी की नजर सागर के जरिए बुंदेलखंड से जुड़े ग्वालियर, चंबल और विंध्य क्षेत्र पर भी है। इन इलाकों में 2018 के चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर कांग्रेस थी, तो उससे पहले पीएम मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर खूब हमले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया, जिसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर चुनाव के दौरान खूनी खेला करने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी ने गुंडों को सुपारी दी, बूथ पर कब्जा करवाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी टोलाबाजों की फौज बनाकर वोटिंग में ठप्पेबाजी करती है। टीएमसी के अलावा पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता था कि मणिपुर पर चर्चा हो। मणिपुर के लोगों के साथ विपक्ष ने विश्वासघात किया। एक बार सुनिए पीएम ने आज और क्या-क्या कहा और विपक्ष ने किस तरह उनके आरोपों का जवाब दिया। अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला ये भी देश ने देखा है। चुनाव लड़ने में अड़ंगे डालना, उनको घर घर जाने नहीं देना, प्रचार करने नहीं देना, और जब वोटिंग होती है तो उस वोटिंग में थप्पेबाजी करना। ये टोलाबाजों की फौज थप्पेबाजी की फौज बन जाती है। हाल ही में 2023 पंचायत निर्वाचन में भी भाजपा हारी। इसको आप स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए तृणमूल कांग्रेस जो विजयी हुई है, 2021 में जीती है, 2023 में जीती है, उसकी विजय को आप जो है एक अलग सा रूप देना चाहते हैं। ये लोग सदन से भाग गए, ये पूरे देश ने देखा है। तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा हो जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मणिपुर का सच सबसे ज्यादा उनको चुभने वाला है। तो भला मणिपुर क्यों?
कोई भी मुद्दे पे देश की विपक्ष के सारे विपक्ष जब मांग करते हैं, विपक्ष की मांग को सम्मान देते हैं, वो भी हमारे लिए और देश के लिए, मणिपुर के लिए कुछ बात रखें। ये तो हुआ ही नहीं। वैसे पीएम मोदी के इस हमले का जवाब ममता बनर्जी ने भी जोरदार तरीके से दिया। ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल को बदनाम करने में व्यस्त हैं, लेकिन हमें उस उथल पुथल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो उन्होंने देश भर में मचाई हुई है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में गरीबों के खिलाफ अन्याय बढ़ा है। बंगाल के लोगों के 1,15,000 करोड़ रुपए रोके गए हैं। मणिपुर की हिंसा पर आंख बंद कर ली गई है। महिला पहलवानों के प्रति असंवेदनशीलता दिखाई गई। भविष्य के चुनाव को हाईजैक करने के लिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को हटाकर केंद्रीय मंत्री को कमेटी में जगह दी गई। सीए, एनआरसी और अब यूसीसी जैसे विभाजनकारी नीतियों पर जोर दिया जा रहा है। टीएमसी पर पीएम मोदी के हमले के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज पश्चिम बंगाल में ही हैं। इस दौरे में वो पंचायत चुनाव में हिंसा के शिकार हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके परिवार वालों से मिलेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें 8 सीटें उत्तर बंगाल में थी। लेकिन पंचायत चुनाव में उत्तर बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के मुकाबले थोड़ा कमजोर रहा। ऐसे में जेपी नड्डा का यह दौरा काफी अहम है। और अब बात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की, जो कांग्रेस सांसद जो अपने संसद सदस्यता बहाल होने के बाद एक बार फिर से काफी एक्टिव हैं। पहले संसद में, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरने वाले राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र में हैं। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं। हालांकि केरल पहुंचने से पहले आज ही राहुल गांधी तमिलनाडु भी गए। तमिलनाडु के ऊटी में राहुल गांधी ने टोडा जनजाति समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने टोडा समुदाय के पारंपरिक कपड़े पहने, साथ ही उन्होंने पारंपरिक नृत्य भी किया। ऊटी में इस छोटे से कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी वायनाड रवाना हो गए। इससे पहले राहुल गांधी संसद सदस्यता खत्म होने के बाद 10 अप्रैल को वायनाड गए थे। तब उन्होंने यहां जनसभा में कहा था, मेरी संसद सदस्यता छीन ली गई, मेरा घर छीन लिया, मेरे पीछे पुलिस लगा दी, लेकिन इन सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब सदस्यता बहाल होने के बाद एक बार फिर से वो वायनाड में हैं। और सियासी खबरों के बाद अब एक गैर राजनीतिक लेकिन बहुत ही जरूरी खबर। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने आज कच्छ के गांधीधाम में इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के तटीय चौकियों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने कच्छ में सर क्रीक बॉर्डर का भी दौरा किया, करेंगे वो अभी, और इस दौरान वो संवेदनशील माने जाने वाले जो एक नाला है उसमें भी जाएंगे। वैसे गृह मंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान जिस नाले का हम जिक्र कर रहे हैं उस इलाके में वो जा रहे हैं और इसका नाम जो है वो नाम है हरामी नाला। गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित है। ये भारत और पाकिस्तान को बांटने वाला 22 किलोमीटर लंबा समुद्री चैनल है। दोनों देशों के बीच सर क्रीक इलाके की 96 किलोमीटर लंबी सीमा के तहत ये आता है। इस लंबे नाले को पाकिस्तानी घुसपैठियों और तस्करों के लिए एक मुफीद रास्ता माना जाता है। इसी वजह से इसका नाम ये पड़ गया है। यहाँ पानी का स्तर और पानी बहने की दिशा ज्वार भाटा और मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, इसलिए इसे खतरनाक माना जाता है और अक्सर घुसपैठ करने वाले इन्हीं परिस्थितियों का फायदा भी उठाते हैं। और ये जो हम तस्वीरें आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस वक्त वो उसी जगह पर मौजूद हैं गृह मंत्री। और ये इलाका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासतौर से चूंकि ये जो नाला है ये पाकिस्तान से होता हुआ भारत में आता है। घुसपैठ की नज़र से अगर हम देखें तो बहुत संवेदनशील जगह है। बीएसएफ इस जगह को गार्ड करती है, इसकी सुरक्षा करती है।